नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनते ही वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की एक पूरी तस्वीर मन में बना देता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा डॉक्टर अशोक कुमार गदिया का लिखा ग्रंथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हम सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन अंशों पर ध्यान देंगे जो हमें ये समझाते हैं कि प्रताप असल में महाराणा प्रताप बने कैसे। बिल्कुल, हमारा मिशन यही है। सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना कि क्यों हुआ। उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना, जिसने एक राजकुमार को अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाला महानायक बना दिया। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। समझने के लिए उस वक्त के भारत की तस्वीर देखना जरूरी है। ये वो दौर था जब सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। एक एक करके लगभग सभी बड़े राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता मान ली थी, चाहे संधि से या फिर हार कर। तो मतलब धारा पूरी तरह एक ही दिशा में बह रही थी। हाँ, बिल्कुल, मुगल साम्राज्य की तरफ। और ऐसे में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का खड़ा होना, ये सिर्फ एक राज्य को बचाने की लड़ाई तो नहीं रही होगी। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये अपने कुल की मर्यादा, अपनी संस्कृति और सबसे बढ़कर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की एक अटूट जिद थी। जब समर्पण करना सबसे आसान और फायदेमंद रास्ता था, तब उन्होंने संघर्ष का सबसे मुश्किल रास्ता चुना। यही बात उन्हें इतिहास में अद्वितीय बनाती है। तो फिर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वो कौन सी घटना थी जिसने प्रताप के मन में ये आग जलाई? उनका जन्म तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, एक राजकुमार की तरह। हाँ, पिता महाराणा उदय सिंह और माँ जयवंता कंवर बचपन से ही तेज थे, युद्ध कला में भी माहिर थे। लेकिन उनके जीवन को दिशा देने वाली घटना घटी 1568 में, जब वो किशोर थे। ये था चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण। और ये सिर्फ एक किला जीतना नहीं था, इसके बाद जो हुआ वो भयानक था। किताब में जिक्र है कि लगभग 30,000 निहत्थे लोगों का कत्लेआम हुआ। क्या इसी घटना ने प्रताप के मन पर वो असर डाला कि मैं कभी नहीं झुकूंगा? बिल्कुल, यही वो चिंगारी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अधीनता स्वीकार न करने का क्या परिणाम हो सकता है। पर उन्होंने ये भी देखा कि अत्याचारी शासन का असली चेहरा कैसा होता है। उस कत्लेआम ने उनके मन में सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि एक संकल्प पैदा किया। और जब 1572 में वो गद्दी पर बैठे, तो उन्हें विरासत में एक टूटा हुआ राज्य और चारों तरफ दुश्मन मिले। यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये दो संस्कृतियों की भी टक्कर थी। हमें इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है नौरोज उत्सव के जिक्र में। ये क्या था? नौरोज एक ईरानी त्योहार था, जिसे अकबर ने मुगल दरबार में बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू किया। किताब में इसका बहुत गहरा विवरण है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, अकबर के लिए ये अपनी संस्कृति को एक तरह से स्थापित करने का जरिया था। 19 दिन चलने वाला जश्न, जिसमें सोने, चांदी, मोतियों से सजे शामियाने लगते थे और मीना बाजार का आयोजन होता था। मीना बाजार, अच्छा, जहां अमीर घरानों की महिलाएं दुकानें लगाती थीं। मुझे लगता है प्रताप जैसे पारंपरिक शासकों के लिए ये अपनी मर्यादा के खिलाफ रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक उत्सव में शामिल होने या न होने का सवाल नहीं था। ये एक विचारधारा को अपनाने या ठुकराने का फैसला था। प्रताप ने कभी इसमें हिस्सा नहीं लिया। उनके लिए ये अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रतीक था। एक तरफ वो राजपूत राजा थे जो मुगल संस्कृति में घुल मिल रहे थे, और दूसरी तरफ अकेले प्रताप थे जो अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़े थे। और अपनी जड़ों पर खड़े रहने की यही जिद हमें उस टकराव की तरफ ले जाती है जिसने इतिहास बदल दिया। मेरा मतलब है राजा मानसिंह के साथ उस रात के खाने से। जून 1573 की वो घटना, जिसने सीधे सीधे हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान तैयार कर दिया। चलिए इस किस्से को जरा खोलते हैं। अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानसिंह प्रताप को संधि के लिए मनाने उदयपुर आते हैं। प्रताप उनके सम्मान में उदय सागर झील पर एक शानदार दावत रखते हैं। लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो खुद नहीं बैठते और अपनी जगह अपने बेटे अमर सिंह को भेज देते हैं। ये किसी भी मेहमान के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, खास तौर पर मानसिंह जैसे बड़े ओहदे वाले व्यक्ति के लिए। जब मानसिंह ने इसका कारण पूछा तो प्रताप ने जो जवाब भिजवाया वो एक सीधी चुनौती थी।
उन्होंने कहलवाया कि वो किसी ऐसे राजपूत के साथ भोजन नहीं कर सकते जिसने अपनी बुआ का विवाह मुगलों से करके राजपूत वंश पर कलंक लगाया हो। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक शानदार राजनीतिक संदेश था या एक बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती जिसने एक भयानक युद्ध को न्योता दे दिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। पहली नजर में ये अंकार लग सकता है, एक गलती। लेकिन अगर हम प्रताप के नजरिए से देखें तो ये एक सोची समझी घोषणा थी। वो मानसिंह को और उनके जरिए अकबर को ये साफ साफ बता रहे थे कि मेवाड़ के लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान कोई मोल भाव की चीज नहीं है। उन्होंने एक लकीर खींच दी थी। वो कह रहे थे कि आप हमें जमीन पर हरा सकते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांतों को नहीं खरीद सकते। और मानसिंह ने इस लकीर को एक सीधी चुनौती की तरह लिया। किताब के मुताबिक वो बिना खाना खाए उड़ गए और जाते जाते कहा, मैं महाराणा का मान मर्दन करने जल्दी ही आऊंगा। और वो आए अपनी विशाल सेना के साथ। और यहीं से 24 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी के महासंग्राम की जमीन तैयार हुई। इस युद्ध के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन किताब में लड़ाई से ठीक पहले की कुछ घटनाएं हैं जो प्रताप के किरदार पर रोशनी डालती हैं। एक तरफ मानसिंह की करीब 1 लाख की सेना और दूसरी तरफ प्रताप के मुश्किल से 20,000 सैनिक। फर्क बहुत बड़ा था। हाँ, संख्या बल पूरी तरह मुगलों के पक्ष में था, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्याओं से नहीं जीते जाते। सही बात है। किताब में किस्सा है कि जब मानसिंह पास के जंगलों में शिकार कर रहे थे तो प्रताप के सरदारों ने कहा कि यही मौका है, घात लगाकर हमला कर देते हैं। लेकिन प्रताप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह धोखा क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, ये उसूलों की लड़ाई थी। ये उनके चरित्र की ताकत को दिखाता है। वो दुश्मन को भी बराबर का मौका देना चाहते थे। और उनकी अपनी ताकत का क्या कहना, बहलोल खां का किस्सा तो कमाल का है। हाँ, अकबर का भतीजा बहलोल खान, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, उसने प्रताप पर हमला किया और प्रताप ने तलवार के एक ही वार में उसे उसके घोड़े समेत ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में काट दिया। ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। ये घटनाएं युद्ध से पहले ही प्रताप की छवि को एक ऐसे योद्धा की बना देती हैं जो शारीरिक और नैतिक दोनों तरह की ताकत रखता है। लेकिन युद्ध के मैदान के 2 पल ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए। इसमें पहला तो जरूर रामप्रसाद हाथी का होगा। हाँ, प्रताप का हाथी रामप्रसाद। उसने युद्ध में मुगल सेना में हाहाकार मचा दिया था। जब उसका महावत मारा गया तब जाकर उसे काबू किया जा सका। उसे पकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। और यहां पर जो हुआ वो कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा। उसे बेहतरीन खाना पानी दिया गया, लेकिन उस हाथी ने 15 दिन तक अन्न जल को हाथ नहीं लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ एक जानवर की वफादारी का किस्सा नहीं है, ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार भी था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक प्रतीक बन गया। प्रताप की तरफ से ये संदेश गया कि मेवाड़ की मिट्टी में ऐसी ताकत है कि यहाँ के जानवर भी गुलामी स्वीकार नहीं करते। ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं थी, ये उस पूरे संघर्ष की आत्मा की कहानी बन गई। इसने मेवाड़ी सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया होगा। और दूसरा अविस्मरणीय पल, प्रताप और मानसिंह का आमना सामना। वो तस्वीर हम सब ने देखी है। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मानसिंह के हाथी पर हमला करते हैं। चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका देता है। ये एक असाधारण करतब था। प्रताप अपना भाला फेंकते हैं जो मानसिंह के महावत को जा लगता है और मानसिंह झुककर बाल बाल बच जाता है। लेकिन इसी पल में जीत और हार का पासा पलट जाता है। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट जाता है और यहीं से युद्ध का रुख बदलता है। प्रताप घायल चेतक के साथ मुगल सेना से घिर जाते हैं। और तब होता है वो बलिदान जिसके बिना शायद प्रताप की कहानी अधूरी रहती, झाला मन्ना का बलिदान। उन्होंने प्रताप का राजकीय छत्र अपने सिर पर रख लिया, जो प्रताप के हमशक्ल भी थे। मुगल सेना उन्हें ही प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी। झाला मन्ना ने जानबूझकर मौत को गले लगाया ताकि उनके राजा को मैदान से सुरक्षित निकलने का मौका मिल सके। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, तो फिर इस युद्ध का नतीजा क्या रहा? अक्सर इसे प्रताप की हार बताया जाता है। ये मुझे हमेशा से कंफ्यूज करता रहा है। अगर प्रताप मैदान छोड़कर चले गए तो जीते तो मुगल ही होंगे। देखिए, किताब इसे एक अनिर्णित युद्ध बताती है। अकबर का मकसद क्या था? या तो प्रताप को पकड़ना या मारना। वो दोनों ही नहीं कर सका। बल्कि अकबर मानसिंह के प्रदर्शन से इतना नाराज हुआ कि जब मानसिंह दरबार वापस पहुंचा तो कुछ समय के लिए उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई,
यानी उसके दरबार में आने पर ही पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, तो अगर ये मुगलों की जीत थी तो सेनापति को सजा क्यों मिली? ये तो सोचने वाली बात है। युद्ध के बाद की कहानी भी कम मार्मिक नहीं है। घायल चेतक अपने महाराणा को सुरक्षित ले जाते हुए रास्ते में एक 27 फीट चौड़ा नाला एक ही छलांग में पार कर लेता है और दूसरी तरफ पहुंचते ही दम तोड़ देता है। इतिहास में बहुत कम ऐसे किस्से हैं जहां एक जानवर का बलिदान किसी राजा के संघर्ष का ऐसा अटूट हिस्सा बन गया हो। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, वो प्रताप की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। और उसी भावुक पल में एक और अद्भुत घटना होती है। प्रताप के बिछड़े हुए भाई शक्ति सिंह, जो अब तक मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे, वहां पहुंचते हैं। अपने भाई को इस हाल में देखकर उनका दिल बदल जाता है। वो प्रताप का पीछा कर रहे 2 मुगल सैनिकों को मार गिराते हैं और अपना घोड़ा प्रताप को दे देते हैं। ये उस दौर की कहानी है जब रिश्ते और वफादारी बहुत जटिल हुआ करती थी। लेकिन प्रताप का संघर्ष हल्दी घाटी पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से और भी मुश्किल दौर शुरू हुआ। और इसी दौर में हमें उनके चरित्र की असली ताकत दिखती है। आप अब्दुल रहीम खान खाना वाली घटना की बात कर रही हैं ना? जी, एक अभियान के दौरान प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया। जैसे ही ये खबर प्रताप तक पहुंची, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटाया जाए। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई एक साम्राज्य की नीतियों से थी, किसी के परिवार या सिद्धांतों से नहीं। वो युद्ध के भी कुछ नियम मानते थे। और इस घटना का असर ये हुआ कि खान खाना, जो उनके दुश्मन थे, मन ही मन उनके प्रशंसक बन गए। ये प्रताप की नैतिक जीत थी, लेकिन सिर्फ नैतिकता से तो सेना का पेट नहीं भरता। जंगलों में भटकते हुए उनके संसाधन खत्म हो रहे थे। और तब सामने आते हैं भामाशाह। ये सिर्फ एक दान की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से मेवाड़ की आजादी में सबसे बड़ा निवेश था। जमा पूंजी 25 लाख चांदी के सिक्के और 20,000 सोने की अशर्फियां महाराणा के कदमों में रख दी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उससे 25,000 सैनिकों की सेना को 12 साल तक बनाए रखा जा सकता था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये मेवाड़ के लोगों का अपने राजा पर अटूट विश्वास था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसने सेना को फिर से संगठित करने की ताकत दी और इसी के बाद दिवेर की वो बड़ी जीत हुई, जिसे कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस जीत को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता जितना हल्दी घाटी को? ये एक जरूरी सवाल है। हल्दी घाटी प्रताप के रक्षात्मक संघर्ष का प्रतीक है, जहां वो मुश्किल से बचे, लेकिन दिवेर उनके आक्रामक पलटवार की कहानी है। ये एक निर्णायक जीत थी जिसने मुगलों के 36 ठिकानों को मेवाड़ से उखाड़ फेंका और मेवाड़ के एक बड़े हिस्से पर प्रताप का शासन फिर से स्थापित कर दिया। दिवेर की जीत ने साबित किया कि प्रताप सिर्फ पहाड़ों में छिपने वाले विद्रोही नहीं, बल्कि अपना राज्य वापस लेने में सक्षम एक राजा हैं। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 11 साल अपनी नई राजधानी चावंड में बिताए, जहां उन्होंने राज्य व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन उनका अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही असाधारण था। 19 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान एक सख्त धनुष की डोरी चढ़ाते हुए उनकी आंत में चोट लग गई, जो जानलेवा साबित हुई। और अपनी मौत के बिस्तर पर भी उन्हें मेवाड़ की चिंता थी। उन्होंने अपने सरदारों से वचन लिया कि वो मेवाड़ की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका बेटा अमर सिंह शायद ऐशो आराम की जिंदगी चुन ले। जब सबने वचन दिया, तभी उन्होंने शांति से दम तोड़ा। और यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है अकबर की प्रतिक्रिया। किताब बताती है कि जब प्रताप की मौत की खबर अकबर तक पहुंची, तो वो खुश नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखें नम हो गईं। उसके एक दरबारी कवि ने जब प्रताप की शान में एक दोहा पढ़ा, तो अकबर ने उसे सजा देने की बजाय कहा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। एक दुश्मन का दुश्मन के लिए ऐसा सम्मान। तो फिर जब हम सब कुछ समेटते हैं, तो प्रताप की विरासत क्या है? वो महान क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो झुके नहीं? वो इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने कितने युद्ध जीते। वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने उस दौर में संघर्ष का रास्ता चुना जब समर्पण करना सबसे आसान विकल्प था। उनकी महानता इस बात में है कि उनके साथ सिर्फ राजपूत नहीं, बल्कि भील, मीना और हकीम खां सूर जैसे मुसलमान सेनापति भी अपनी जान देने को तैयार थे। वो सही मायनों में एक सर्वमान्य नेता थे। और उनकी शारीरिक ताकत का जिक्र किए बिना भी बात अधूरी रहेगी। किताब के मुताबिक वो 80 किलो का भाला और 72 किलो का कवच पहनकर लड़ते थे। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन अंत में किताब में एक सवाल पूछा गया है जो मुझे बहुत जरूरी लगता है।
प्रताप महाराणा प्रताप कैसे बने? और इसका जवाब क्या है? जवाब है अपने निस्वार्थ और स्वामी भक्त साथियों के बलिदान से। झाला मन्ना, भामाशाह, हकीम खासूर, राम प्रसाद हाथी और चेतक जैसे अनगिनत साथी जो उनके एक इशारे पर मौत को गले लगाने को तैयार थे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या नायक अकेले बनते हैं या उन्हें उनके अनुयायियों का विश्वास और बलिदान बनाता है? यही असली सवाल है। प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ अपनी बहादुरी का नाम नहीं है। नेतृत्व की असली पहचान इस बात में है कि आप दूसरों को एक बड़े मकसद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। प्रताप इसमें माहिर थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।